हेलो इन्वेस्टर्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जो कि सीडीएमओ स्पेस में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही थी। तो आज के इस वीडियो में एक और कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सीडीएमओ स्पेस में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है और FY28 तक 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अकेले सीडीएमओ स्पेस से लाने का टारगेट रखा है। तो आखिर कौन सी कंपनी है, किस तरीके से बिजनेस करती है, चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडोपीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में और आज इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी किस किस बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और मैनेजमेंट ने फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस दिया है। तो अगर शेयर प्राइस की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है क्योंकि ये देख सकते हैं कि पिछली साल मई में ये 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी सीधे सीधे डबल हो गया है, 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूँ कि 200 डीएमए से अगर कोई शेयर लगातार ऊपर ट्रेड करे तो वो अपर ट्रेंड में है जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है। तो यहाँ पे शेयर देख सकते हैं कि पिछली साल अगस्त में इसने 200 डीएमए को टच किया था, उसके बाद से लगातार ये 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर रिसेंट टाइम में बात करें तो दिसंबर में इसने 1134 रुपए का हाई लगाया था, फिर उसके बाद फरवरी में ये 1300 का लेवल टच कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर से एक कंसोलिडेशन फेज में है और आप देख सकते हैं कि 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो शेयर प्राइस तो काफी अच्छा दिख रहा है। तो अगर अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी आपकी बीएससी और साथ ही साथ एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें तो 9654 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक अगेन थोड़ा सा हाई दिख रहा है, 60 के आसपास है। आरओसी थोड़ा सा अबव एवरेज 20 के आसपास दिख रहा है। आरओई भी जस्ट 1% अबव एवरेज है क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम आरओई किसी कंपनी का 15% का होना चाहिए, तो यहाँ पे 16% का ठीक ठाक दिख रहा है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 1178 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। इसने दिसंबर में 1322 रुपए का लेवल टच किया था। 52 वीक लो की बात करें तो पिछली साल ये 504 रुपए का ट्रेड कर रहा था। अमी ऑर्गेनिक की अगर बिजनेस की बात करें तो इनके दो बिजनेस सेगमेंट है, एक एडवांस फार्मास्यूटिकल और इंटरमीडिएट का बिजनेस है जहाँ पे ये फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसी में सीडीएमओ का भी बिजनेस आ जाता है। दूसरा बिजनेस इनका स्पेशलिटी केमिकल्स का है जहाँ से 15% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे कंपनी कॉस्मेटिक्स, फाइन केमिकल्स, इसके अलावा सेमीकंडक्टर और बैटरी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट के अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 85% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FY25 में रहा है। कुछ अगर इनकी हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे FY29 का डेटा देख सकते हैं कि फार्मा इंटरमीडिएट से ऑलमोस्ट 99% का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अभी ये कंट्रीब्यूशन घट करके 85% हो गया है। यहीं पे स्पेशलिटी केमिकल्स का जो बिजनेस सिर्फ 1% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था, अभी FY25 में 15% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी ने FY19 में इंटर किया और अभी 15% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी के साथ कंपनी का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है जो कि FY20 में 46% का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट पे था, अभी FY25 में 74% कंट्रीब्यूशन कंपनी ने एक्सपोर्ट से किया है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल टॉप लाइन में किस तरीके से एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बिजनेस के बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके फाइनेंशियल्स पे एक नजर देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर देख सकते हैं कि मार्च 25 में इन्होंने 308 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया जो कि मार्च 24 में सिर्फ 225 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। यहीं पे दिसंबर 24 की बात करें तो 275 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफी अच्छी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 25 में 63 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है जो कि ये प्रॉफिट पिछली साल सिर्फ 26 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे 100% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर की बात 45 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप लाइन से ज्यादा बॉटम लाइन ग्रो हुई है, उसके पीछे की वजह है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं 19% का था, अभी 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है जो कि पिछले क्वार्टर से 25% का था। तो कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो ये 6 से 8 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। यहीं पे इंटरेस्ट का लेवल सिर्फ 1 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। डिप्रिसिएशन की बात
बात करें तो 6 से 7 करोड़ रुपीस के आसपास का है। उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी हाई दिख रहा है। एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे एक नजर डाले तो यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं कि लगातार ग्रो होता हुआ दिख रहा है, जो कि 2017 में 160 था, 18 में 188 हुआ, 2019 में 239, 2020 में कोई खास ग्रोथ नहीं थी, लेकिन 2021 में अगेन ग्रोथ हुई 341, 2022 में 522, 2023 में 617, 2024 में 717 और 2025 में 1007 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है। तो यहाँ पे कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी आपको ले करके भूल जाना है, इसी तरीके की पैटर्न वाली कंपनी देखिए जो कि हर साल ग्रो हुई है, ऐसी कंपनीज में आप पैसा लगा करके भूल सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी जो कि लगातार ग्रो करे ये आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा बना करके दे सकती है। बाकी जहाँ तक अमी ऑर्गेनिक का है, अभी इसको और डिटेल में समझेंगे कि आखिर बिजनेस में क्या चल रहा है, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से ग्रो हुआ है। FY22 में 72 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट था, FY23 में 83 करोड़ रुपीस का हुआ। हालांकि FY24 में थोड़ा सा डीप हुआ था, लेकिन FY25 में अगेन बाउंस बैक किया, 160 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किया है। तो FY24 में देख सकते हैं कि 18% का ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन हो गया था, जो कि FY22 और 23 में 20% का था। अभी दोबारा से बाउंस बैक किया है। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में 23% का मार्जिन है। एक और चीज देख सकते हैं कि अदर इनकम -25 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट इम्पैक्ट हुआ था। डिप्रिसिएशन की बात करें तो ये काफी तेजी से जंप हुआ है, जो कि 16 करोड़ रुपीस का था, अभी 27 करोड़ रुपीस का डिप्रिसिएशन है। हालांकि इंटरेस्ट का लेवल सेम लेवल पे मेंटेन है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कंपनी ने कुछ नए फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट किया है। बैलेंस शीट पे एक नजर डाले तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कंपनी ने फंडिंग रेस की है। और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इन्होंने जून 24 में QIP किया और 1230 रुपए के प्रीमियम पे यहाँ पे शेयर अलॉट किया था। और टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक शेयर को नंबर ऑफ शेयर से, तो यहाँ पे अमाउंट जो निकल के आता है तकरीबन 400 करोड़ रुपीस की फंडिंग FY24 में इक्विटी डायलूट करके रेस किया था। और फंडिंग जब रेस करते हैं तो नए शेयर इशू करते हैं, इसी वजह से इक्विटी कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपीस का है, जहाँ पे बोरिंग का लेवल बिल्कुल नेग्लिजिबल सा 13 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। इसी के साथ फिक्स्ड एसेट भी देख सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि FY23 में 259 करोड़ रुपीस का था, जो कि FY24 में बढ़कर के 427 करोड़ हुआ और FY25 में बढ़कर के 570 करोड़ रुपीस का हो गया, जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। CWIP भी देख सकते हैं कि यहाँ पे FY25 में 130 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, इसका मतलब है इनके कुछ ऑनगोइंग कैपेक्स चल रहे हैं। अदर एसेट पे एक नजर डाले तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि FY23 में 119 करोड़ था, FY24 में बढ़कर के 157 करोड़ रुपीस का हुआ और FY25 में फर्दर जंप हुआ 180 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। हालांकि बिजनेस में भी ग्रोथ है तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है। FY23 में 230 करोड़ था, FY24 में काफी अंडर कंट्रोल 206 करोड़ रुपीस का रहा। FY25 में बात करें तो 290 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 53 करोड़ रुपीस का जो कैश था अभी बढ़कर के 249 करोड़ रुपीस का हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि इन्होंने 400 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेस की है इक्विटी डायलूट करके। इसी वजह से कैश पोजीशन काफी अच्छी दिख रही है और डेट का भी रिडक्शन देखने को मिला है। कैश फ्लो पे एक नजर डाले तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि FY24 में भी कैश जनरेट हुआ था 125 करोड़ रुपीस का, FY25 में भी 118 करोड़ रुपीस का कैश बिजनेस से जनरेट हुआ है। साथ ही साथ ये बिजनेस में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। FY24 में 365 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था और FY25 में भी 224 करोड़ रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये लगातार प्लस में दिख रहा है और FY24 में भी 239 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया था और FY25 में भी 261 रुपए नेट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिख रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम शेयर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि FY25 में इन्होंने 499 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज की। तो इन्होंने 2 बार फंडिंग रेज की। प्रेफरेंशियल राउंड था जो मई में हुआ, उसके बाद इन्होंने जून में QIP किया और टोटल 500 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज की और 200 करोड़ रुपीस का डेट रिपेमेंट किया। इसी वजह से डेट घटता हुआ दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे पिछली साल भी इन्होंने डेट से 218 करोड़ रुपीस और इक्विटी डायलूट करके 37 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज की थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी एक्सटर्नल फंडिंग पे रिलाई कर रही है। रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि जो कि एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। FY24 में 105 दिनों का था, FY25 में भी 105 दिनों का दिख रहा है। इन्वेंट्री डेज की बात करें तो इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 139 डेज का था, अभी FY25 में 119 दिनों का दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि 132 दिनों का था, अभी 126 दिनों का दिख रहा है। और
आरओसी की बात करें तो 16% का आरओसी था, अभी इंप्रूवमेंट हुआ है और 20% का आरओसी दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 35.97 थी, अभी भी सेम लेवल पे मेंटेन है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च से जून के बीच में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, क्योंकि इसी दौरान इन्होंने 2 बार फंडिंग रेस की, एक बार प्रेफरेंस राउंड था, दूसरी बार QIP किया, तो यहाँ पे इनकी स्टेक कम हुई। ओवरऑल अगर स्टेक की बात करें तो जून 2022 के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं कि 41% की होल्डिंग थी और लगातार कम होती हुई दिख रही है। FIs की होल्डिंग की बात करें तो ये लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि अभी 16.48 जो कि पिछले 2-3 सालों में हाईएस्ट दिख रही है। DIs की होल्डिंग की बात करें तो पिछले क्वार्टर में ये हाईएस्ट थी 20.23% की, जो कि अभी थोड़ा सा घट गई है, 18.31% है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में ये मिनिमम थी 28.27% की थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ गई है, 29.22% की है। एक जो और रिसेंट में ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि कल ही की डेट में हुआ है, यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करके देख सकते हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट 21 मई है और यहाँ पे 19 मई को ट्रांजैक्शन हुआ है। यहाँ पे प्रमोटर्स ने स्टेक सेल किया है, जहाँ पे चेतन कुमार बक्सिया और नरेश कुमार रामजी पटेल ने इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स सेल किए हैं कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड को। और यहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 300 करोड़ रुपीस के शेयर ट्रेड किए, जो कि ओवरऑल कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 3% हो जाता है। तो इतनी बड़ी बिकवाली हुई है, प्रमोटर्स ने DIs को सेल किया है। और यहाँ पे जो हम मार्च 25 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 36% दिख रही है, वो फर्दर रिड्यूस होकर के 33% हो जाएगी। और DIs की जो 18% दिख रही है वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 20% हो गई है एज पर दी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो कि 2 दिन पहले हुआ है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग डाउन हो रही है, लेकिन अच्छी बात है FIs और DIs अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर के आसपास ही दिख रही है। तो यहाँ पे FIs और DIs की इतनी ज्यादा स्टेक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बैकिंग काफी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो कि फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। मेनली इनका बिजनेस फार्मा इंटरमीडिएट्स है, जहाँ पे 85% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और 15% का कंट्रीब्यूशन स्पेशलिटी केमिकल से हो जाता है। इनका क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और लेटेस्ट क्वार्टर में सबसे अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% का रिपोर्ट किया। एनुअलाइज्ड रिजल्ट में हमने देखा कि यहाँ पे 2017 से 2025 के बीच में लगातार ग्रोथ हुई है। एक जो फाइनेंशियल ईयर था 2020 वहीं पे इनकी ग्रोथ नहीं थी, अदरवाइज ये लगातार ग्रो कर रहे हैं। इसी के साथ नेट प्रॉफिट हालांकि 24 में थोड़ा सा डीप हुआ था, लेकिन अभी FY25 में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो बेस्ट है उन्होंने रिपोर्ट किया है। और कंपनी ने 1000 करोड़ रुपीस की टॉप लाइन का माइलस्टोन अचीव किया है। इसी के साथ बैलेंस शीट में हमने देखा कि इन्होंने FY25 में इक्विटी डायलूट करके फंडिंग रेस की है और टोटल 500 करोड़ रुपीस की फंडिंग 2 राउंड में रेस की है। फंडिंग रेस करके इन्होंने अपने डेट का रिपेमेंट किया है, साथ ही साथ ये कैपेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे CWIP में भी 100 करोड़ रुपीस का ऑनगोइंग कैपेक्स चल रहा है। अदर एसेट में हमने देखा कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैश फ्लो में हमने कंफर्म किया कि ये बिजनेस से लगातार कैश जनरेट कर रहे हैं और एग्जैक्टली कितना फंडिंग रेस किया है इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंफर्म किया। रेशियोज की बात करें तो ओवरऑल सेम लेवल पे मेंटेन है और इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और ROC इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि प्रमोटर्स इक्विटी डायलूट करके अपनी स्टेक कम कर रहे हैं और 2 दिनों पहले इन्होंने 3% तकरीबन अपने शेयर होल्डिंग का फर्दर रिड्यूस किया और DIs और FIs की स्टेक लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। पब्लिक की होल्डिंग सेम लेवल पे मेंटेन है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे DIs और FIs लगातार अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो अब आगे इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चल रहा है और उसी हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। कंपनी के अगर ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली अपने नाम को चेंज करने का प्रपोजल रखा और जहाँ पे कंपनी का नाम अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड था, अब ये कंपनी का नाम चेंज करके अकुटास केमिकल्स लिमिटेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपनी का मेजर जो फोकस है, एक फार्मा है, दूसरा सेमीकंडक्टर, बैटरी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक्स, प्रिजर्वेटिव और तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को स्पेशलिटी केमिकल्स की एक कंपनी के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है। और यहाँ पे हमने देखा कि FY19
2019 में सिर्फ 1% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो स्पेशलिटी केमिकल से था, अभी 15% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन स्पेशलिटी केमिकल से है। और कंपनी बैटरी केमिकल्स और सेमीकंडक्टर्स में काफी फोकस कर रही है और यहाँ पे ताइवान, कोरिया जैसे कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रही है। तो कंपनी की अगर की बिजनेस सेगमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट जो कि लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, 85% का रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। तो कंपनी ने Q4 में 273 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया जो कि 44% पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ थी। और FY25 की बात करें तो 854 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया और 50% की YoY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेनली CDMO एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर था जिसकी वजह से ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल का जो सेगमेंट है काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। कंपनी के अगर CDMO बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी पाइपलाइन देखने को मिला है। साथ ही साथ FY26 में ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनके साइन हुए हैं जहां से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ मैनेजमेंट ने गाइड किया कि FY28 तक ये 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एम कर रहे हैं CDMO बिजनेस से। हालांकि कई बार इससे पूछा गया कि आपका CDMO का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल फार्मा के सेगमेंट में कितना है, तो मैनेजमेंट ने एज सच कोई भी डेटा नहीं बताया, जिसकी वजह से करंट टाइम में CDMO का बिजनेस से कितना रेवेन्यू आ रहा है ये कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। लेकिन अगेन ये बता रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू FY28 में करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पाते कि करंट टाइम में कितना बिजनेस है और कितनी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन कंपनी की प्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं कि फार्मा एडवांस इंटरमीडिएट्स में जो CDMO का कंट्रीब्यूशन बताया गया है 3% का है। कहीं ना कहीं 1000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू में तकरीबन 30 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कह सकते हैं कि CDMO बिजनेस से आ रहा है। तो अभी 30 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू सिर्फ CDMO से अगर आ रहा है तो 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अगर FY28 तक आए तो सीधे सीधे ये अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को डबल कर सकते हैं सिर्फ CDMO में ग्रोथ के बेसिस पे। हालांकि मैनेजमेंट ने डायरेक्टली नहीं बताया कि CDMO से कितना बिजनेस आ रहा है, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन बता रही है, तो उसी के बेसिस पे मैंने कंक्लूड किया कि इनका बिजनेस आने वाले 3 सालों में कहीं ना कहीं डबल हो सकता है। और मैनेजमेंट भी सेम गाइड कर रही है कि हर साल ये 25% की ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे सेल्स भी देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों से 25% के कैगर से ग्रो कर रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड सेम ग्रोथ को कंटिन्यू करने का इनका प्लान है। तो यहाँ पे एक चीज फिर से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि कभी कभार के मैनेजमेंट डायरेक्टली डेटा नहीं देती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से डीपली जाएं तो यहाँ पे जो भी डेटा है आप इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ से 15% का टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे कंपनी ने 153 करोड़ रुपीस का बिजनेस FY25 में किया है। तो यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल से 2% की YoY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे मेनली अभी कमोडिटी केमिकल्स है और यहाँ पे इनका वॉल्यूम हालांकि बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल रियलाइजेशन कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि FY26 में इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स जो कि आपकी बैटरी में यूज होता है, इसके अलावा बाबा फाइन केम बिजनेस है, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बैटरी और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स के जो केमिकल्स हैं यहाँ पे कंपनी ग्रोथ देख रही है। अगर मार्केट आउटलुक और ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो यहाँ पे EV केमिकल्स में काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिली। हालांकि ओवरऑल ग्लोबली EV में स्लो डाउन देखने को मिला है। यहाँ पे मेनली वजह है चाइना से काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे चाइना और US के बीच में टैरिफ को लेकर के जो वार छड़ी है, जिसकी वजह से कुछ जो सप्लायर हैं चाइना से हट करके इंडिया में अपनी सप्लाई शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे कंपनी के अगर कुछ और कंट्रीज के अगर फोकस की बात करें तो ये कोरिया, जापान और ताइवान में जो कि सेमीकंडक्टर साथ ही साथ EV में जो ग्रोथ है उसको कैटर करने के लिए अपने जो केमिकल्स है उनकी प्रेजेंस बढ़ा रही है। इसी के साथ जेनरिक फार्मा की बात करें तो यहाँ पे FY26 में यहाँ पे कुछ पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव की बात करें तो यहाँ पे झगड़िया में नया प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो सेकंड हाफ FY26 में यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अमी ऑर्गेनिक पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से मैं हर कंपनी पे इंडिविजुअली रिसर्च करता हूँ और जो भी कंपनी बेस्ट लगती है उसमें खुद ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, साथ ही साथ अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। तो अगर आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो और किसी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को देख रहे हो तो आप मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बैक टू अमी ऑर्गेनिक, अगर इनके कैपेक्स और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो इन्होंने FY25 में 195 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अंकलेश्वर में किया, जहां पे सोलर और इलेक्ट्रोलाइट प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। FY26 के कैपेक्स की बात करें तो 200 करोड़ रुपीस का ये कैपेक्स का प्लान किए हैं, जहां पे मेनली इंटरनल एक्रूवल्स और जो QIP इन्होंने किया उससे ये फंडिंग करेंगे। तो यहाँ
पे कोई भी डेट लेने का प्लान नहीं है और बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी देखा कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अंकलेश्वर में जो यूनिट 2 का टोटल कैपेक्स की बात करें तो 310 करोड़ रुपीस का ये कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं। FY25 में अगर सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 11 मेगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनका कमर्शियलाइज हो गया है। 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट अभी प्रोग्रेस में है, जहां से 16 से 18 करोड़ रुपीस की एनुअल सेविंग सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने से इनकी होगी। कुछ अगर इनके ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे यूनिट 1 में 80% यूटिलाइजेशन जो कि ऑलमोस्ट फुल्ली यूटिलाइज हो गया है। यूनिट 2 B3 की बात करें तो यहाँ पे 50% यूटिलाइजेशन है। यूनिट 3 की बात करें तो 60% का यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इनफ स्पेयर कैपेसिटी बची हुई है। इसी के साथ कंटिन्यूअस फ्लो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम पे स्केल अप हो गया है, जैसे कि 1000 मीट्रिक टन का ये कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सेवरल प्रोसेसेस है जिसको ये ऑलरेडी कमर्शियलाइज कर चुके हैं, जैसे कि फोटोक्लोरिनेशन, डाई एजोटाइजेशन और ये केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रहे हैं। अगर FY26 के ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने 25% का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट दिया, जो कि पिछले 15 सालों से ये लगातार ग्रो कर रहे हैं। इसी के साथ स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्जिन भी बताया कि यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। 14.7% का जो मार्जिन है अभी 16 से 17% का जैसे ही स्केल करेंगे ये बढ़ सकता है। ओवरऑल कंपनी का अगर मार्जिन की बात करें तो तकरीबन 23% का दिख रहा है। इसी के साथ मैनेजमेंट ने बताया कि CDMO और इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव है, यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ होगी तो सेकंड हाफ FY26 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ कंपनी में कुछ सीजनलिटी फैक्टर हैं, जैसे Q1 हमेशा थोड़ा सा सॉफ्ट जाता है और यहाँ पे रेवेन्यू थ्रू आउट ईयर काफी अच्छी होती है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो ओवरऑल टॉप लाइन का 40% रेवेन्यू और सेकंड हाफ में 60% रेवेन्यू रियलाइज होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीक जाता है। मेजरली जो बिजनेस होता है सेकंड हाफ में 60% बिजनेस ये साल का करते हैं। तो यहाँ पे ये हमेशा ट्रेंड देखने को मिला है। इसी वजह से फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मार्जिन कम होता है, सेकंड हाफ में वॉल्यूम ज्यादा होता है तो मार्जिन भी बेटर होता है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जून और सितंबर में थोड़ा सा कम बिजनेस आता है और दिसंबर से मार्च के दौरान थोड़ा सा अच्छा बिजनेस आता है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मार्च में ये 300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कर रहे हैं तो यही रेवेन्यू जून में भी होगा। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि मार्च के कंपैरिजन में जून में काफी कम रेवेन्यू होगा, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में किस तरीके से ग्रो करता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर इस वीडियो के की टेकअवेज की बात करें तो यहाँ पे अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो करंट टाइम में अपने बिजनेस का रीनेमिंग कर रही है और एक्यूटास केमिकल्स लिमिटेड ये नाम बोर्ड ने प्रपोज किया है। इसके पीछे की वजह देख सकते हैं कि कंपनी अपने स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस लगातार ग्रो कर रही है। FY19 में इनका सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन था, अभी 15% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। कंपनी के अगर केमिकल बिजनेस की बात करें तो EV और सेमीकंडक्टर में एप्लीकेशन है और यहाँ पे कंपनी कुछ और भी कंट्रीज हैं जैसा कि ताइवान, जापान और कोरिया इसमें नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इसी के साथ फार्मा एडवांस इंटरमीडिएट के बिजनेस की बात करें जिसमें CDMO का भी बिजनेस आ रहा है, ये बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल टॉप लाइन में 85% कंट्रीब्यूशन है। तो अभी हम देख सकते हैं कि FY25 में जस्ट इन्होंने 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू माइलस्टोन अचीव किया है और FY28 में अकेले CDMO से 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू का एम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली CDMO का बिजनेस ओवरऑल बिजनेस को आउट परफॉर्म करने वाला है और CDMO बिजनेस में मार्जिन भी काफी बेटर है, क्योंकि हमने देखा है कि मार्च 25 में मार्जिन अच्छा इंप्रूव हुआ है और यहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि यहाँ पे CDMO में कंट्रीब्यूशन की वजह से मार्जिन ग्रो कर रहा है। ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल्स के मार्जिन की बात करें तो 15% का है, हालांकि मैनेजमेंट एम कर रही है कि FY26 में थोड़ा मार्जिन इंप्रूव करेगा जो कि 16 से 17% का जा सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर CDMO का बिजनेस ग्रो हुआ तो यहाँ पे मार्जिन फर्दर इंप्रूव हो सकता है। जहां तक प्रमोटर्स की होल्डिंग का सवाल है, यहाँ पे एक जो कंसर्न है कि प्रमोटर्स अपनी इक्विटी डायलूट करके लगातार स्टेक कम कर रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने कोटक महिंद्रा AMC को रफली 3% की स्टेक सेल की है, जिसकी वजह से FIs और DAs की इसमें स्टेक लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो यहाँ पे स्टॉक भी देख सकते हैं कि 60 के आसपास दिख रहा है और चार्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं शेयर एक कंसोलिडेशन फेज में है और यहाँ पे स्टॉक पी का चार्ट भी देख सकते हैं कि FY23 में 53 के आसपास था, अभी 60 का दिख रहा है। हालांकि बीच में ये स्टॉक पी 80 का चला गया था, लेकिन प्रॉफिट इतना तेजी से ग्रो किया है कि अभी दोबारा से स्टॉक पी 60 के आसपास का दिख रहा है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने एक और कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जहाँ पे CDMO बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उनका स्टॉक भी हालांकि 45
25 के आसपास दिख रहा है। तो अमी ऑर्गेनिक थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड होने की वजह भी आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सीडीएमओ बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करने वाला है और मैनेजमेंट 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू का भी एम कर रही है। इसके अलावा ये कंपनी पिछले 15 सालों से 25% के कैगर से ग्रो हुई है और गोइंग फॉरवर्ड यही ग्रोथ कंटिन्यू करने का मैनेजमेंट का एम है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी हाई ग्रोथ कंपनी है जो कि आपको लंबे समय में भी काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, अभी एक और कंपनी बची हुई है जिसको मैं अभी स्टडी करने वाला हूं, लेकिन अभी मुझे अमी ऑर्गेनिक ब्लू जेट के हम कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर दिख रही है। लेकिन आरती फार्मा लैब्स भी है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ही डिसीजन लेके कि कौन सी कंपनी बेस्ट हो सकती है। जस्ट एज ए डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि चाहे वो फिर अमी ऑर्गेनिक हो, ब्लू जेट हो या फिर आरती फार्मा लैब, ये तीनों कंपनी पे इस वीक मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।